एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स शुरू किए थे, उसका टेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि कैसे वर्ड्सवर्थ के लिए इम्पोर्टेंस टू द एक्शन एंड सिचुएशन एंड नॉट द एक्शन एंड सिचुएशन टू द फीलिंग, मतलब कैसे उनके लिए फीलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्शन और सिचुएशन सब्सिडियरी है उनके लिए, उनका वो प्राइमरी कंसर्न नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन माइंड इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एक्साइटेड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस एंड वायलेंट स्टिमुलेंट्स। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जो इंसानी दिमाग है उसको कोई बड़ा और वायलेंट स्टिमुलेंट नहीं चाहिए जिससे कि वो रिस्पॉन्स करे। मतलब ये हुआ कि ह्यूमन माइंड को एक्साइटेड होने के लिए किसी बड़े स्टिमुलेंट की ज़रूरत नहीं है। स्टिमुलेंट समझते हैं आप? वो चीज़ें जो हमें उत्तेजित करती हैं, मतलब फिज़िकली नहीं, मेंटली। ठीक है, तो जो इंसानी दिमाग है उनका मतलब ये है, इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि हम वी कैन हैव सम इंटेंसिफाइड मोमेंट्स, हम कुछ इंटेंसिफाइड मोमेंट्स रख सकते हैं। वो अचानक से होता है इंसानी दिमाग के साथ। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट मिलेगा तभी एक्साइटेड होंगे हम, थॉट्स हमारे पास आएंगे, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता ही रहता है हमारा। To endeavor to produce or enlarge this capability is one of the best services in which at any period a writer can be engaged. तो वर्ड्सवर्थ के हिसाब से एक राइटर अपने आप को जिस काम में इंगेज कर सकता है उसके लिए बेहतर ये है टू endeavor to produce or enlarge this capability, इस तरह की कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करना या अगर है तो उसको और बढ़ाना, ये काम एक राइटर कर सकता है। मतलब ये हुआ कि इस तरह की कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना समय के साथ ज़रूरत है एक राइटर की, और ये उसे और बेहतर बनाती है समय के साथ। फिर क्या बोल रहे हैं? द इनवैल्यूएबल वर्क्स ऑफ आर एल्डर राइटर्स, मतलब जो पहले के राइटर्स हुए हैं, दूसरे एजेस के या उनके पहले जो प्रीडिसेसर्स रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द इनवैल्यूएबल वर्क्स ऑफ आर एल्डर राइटर्स, आई हैड ऑलमोस्ट सेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन आर ड्रिवन इनटू नेग्लेक्ट बाय फ्रैंटिक नॉवेल्स, sickly and stupid German tragedies and deluge of idle and extravagant stories in verse. क्या ज़रूरत है वर्ड्सवर्थ को पोएट्री लिखने की? तो बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्रिटिसिज्म वर्ड्सवर्थ का क्लियरली निकल करके आ रहा है कि जो एल्डर राइटर्स हैं उसमें दो लोग का नाम स्पेशली वो ले रहे हैं, मिल्टन और शेक्सपियर का, कि उनके जो वर्क्स हैं वो इनवैल्यूएबल हैं, अमूल्य हैं, लेकिन स्थिति ये आ गई है कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। क्यों? क्या रीज़न है? कह रहे हैं कि जो नॉवेल्स आए, फ्रैंटिक नॉवेल्स आए, सिकली एंड स्टूपिड जर्मन ट्रेजेडीज़। देखिए जर्मन ट्रेजेडीज़ के लिए कौन से टर्म यूज़ कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ? सिकली एंड स्टूपिड, डिल्यूज ऑफ आइडल एंड एक्स्ट्रावैगेंट स्टोरीज इन वर्स, और पोएटिक फॉर्म में जो स्टोरीज लिखी जा रही हैं एक्स्ट्रावैगेंट, बेकार की, उनमें लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है, और इस वजह से लोग मिल्टन और शेक्सपियर को भूलते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं। तो इसलिए शायद एक थर्स्ट जगाने के लिए लोगों में, लिखा है ना डिग्रेडिंग थर्स्ट, लोगों में एक जो प्यास कम हो गई है अच्छे लिटरेचर को लेकर के, उसको जगाने की कोशिश कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ करना चाहते हैं अपनी पोएट्री से। ठीक है, personifications of abstract ideas rarely occur in those volumes and are utterly rejected as an ordinary device to elevate the style and raise it above prose.
एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को पर्सोनिफाइड कर देना। पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन ही तो यही होता है ना कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को पर्सनिफाइड किया कर दिया जाता है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग। डेथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। मौत ने अपने ठंडे हाथ राजा के ऊपर रख दिए। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के पर्सनिफिकेशंस होते हैं बहुत रेयरली दिखते हैं इन वॉल्यूम्स में, और ये इस तरह की चीज़ें अगर नहीं हैं तो कहीं न कहीं जो स्टाइल है इनकी पोएट्री का या जो भी चीज़ें लिख रहे हैं ये लोग प्रोज से अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका मतलब देखिए, वर्ड्सवर्थ का ये मानना है कि भाई कहीं न कहीं पर्सनिफिकेशन वैसे भी रोमांटिसिज्म या रोमांटिक मूवमेंट का एक बहुत ही नोन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, चाहे आप कीट्स को पढ़ें, चाहे आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ें, चाहे आप कॉलरिज को पढ़ें, तो पर्सनिफिकेशन आपको बहुत क्लियरली विजिबल मिलेगा उनकी पोएट्री में। सो ही इज़ डिमांडिंग दैट पर्सनिफिकेशन इन दी सो कॉल्ड वर्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं देयर विल ऑल्सो बी फाउंड in these volumes little of what is usually called poetic diction। और इसमें इन वॉल्यूम्स में poetic diction का भी अभाव है। Look steadily at my subject, little falsehood of description। कह रहे हैं कि मैंने देखा है अपने सब्जेक्ट्स जो भी टॉपिक चूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए, तो उसमें पोएम्स में लिटिल फॉल्सहुड ऑफ डिस्क्रिप्शन दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है। इट हैज़ नेसेसरली कट मी ऑफ फ्रॉम अ लार्ज पोर्शन ऑफ फ्रेजेज एंड फिगर्स ऑफ स्पीच विच फ्रॉम फादर टू सन हैव लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज द कॉमन इनहेरिटेंस ऑफ पोएट्स। अब सफाई दे रहे हैं वो, है ना, कि किस तरह से कई सारे फ्रेजेस और फिगर ऑफ स्पीच से मैंने अपने आप को कटा हुआ महसूस किया, जो कि कई पुरखों से चला आ रहा है। ख़ास करके पोइट्स के जनरेशन की बात करें तो कई सारी चीज़ें जो यूज़ होती चली आ रही हैं, फ्रेजेस और फिगर्स ऑफ स्पीच, वो चीज़ें मेरी पोइट्री में नहीं मिलेंगी, ऐसा कहना है वर्ड्सवर्थ का। तो ये कह कर के कहीं ना कहीं वो जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो थोड़े ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में। बड़ा चैप्टर में यहाँ पर दिया ना, प्रोजेज़म्स, स्टम्बल अपॉन दीज प्रोजेज़म्स। कैसे पोइट्री लिखने के चक्कर में लोग प्रोज लिख देते हैं, तो वो प्रोजेज़म। फिर ग्रे की बात क्या कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ? कह रहे हैं ग्रे, थॉमस ग्रे की बात हो रही है, who was at the head of those who by their reasonings have attempted to widen the space of separation between prose and metrical composition। देखिए, प्रोज के अपोजिट में ये मेट्रिकल कंपोजिशन को रख रहे हैं, वर्सेस को रख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एट द हेड ऑफ दोज, मतलब ग्रे की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर कि प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन में क्या सेपरेशन होना चाहिए, उसके स्पेस को बढ़ाया ग्रे ने इस कह लीजिए कि एक तरह से प्रोज और पोइट्री को पोइट्री बनाना या मेट्रिकल कंपोजिशन को मेट्रिकल कंपोजिशन की तरह अलग करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई, एक बड़ी भूमिका निभाई। एंड वॉज मोर देन एनी अदर मैन क्यूरियसली इलेबोरेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ हिज ओन पोएटिक डिक्शन। तो और ये भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने अपने पोएटिक डिक्शन का काफ़ी अच्छा इलेबोरेट भी किया, टॉमस ग्रे ने। तो टॉमस ग्रे, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि टॉमस ग्रे क्या माने जाते हैं? प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म, है ना, क्योंकि वो ट्रांजिशनल पीरियड के पोएट हैं। उनमें वो आईनेस, आई वाला, आई मतलब मैं, आईनेस काफ़ी अच्छी तरह से विजिबल है। आप देखेंगे कि कैसे सम एलिमेंट्स ऑफ क्लासिसिज्म, सम एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म पाया जाता है ग्रे की पोएट्री में। आई, देखिए यहाँ पर
I fruitful mourn to him that cannot hear, and weep and more because I weep in vain. Except in the rhyme and in the use of single word fruitless for fruitlessly, which is so far a defect, the language of these lines does in no respect differ from that of prose. यहाँ पर एक उदाहरण दिया उन्होंने कि कैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्रूटलेसली की जगह पर फ्रूटलेस का यूज़ कर दिया है, अदरवाइज़ बाकी आप देख रहे हैं कि प्रोज की लैंग्वेज से इसकी लैंग्वेज अलग नहीं है। अच्छा, ये फ्रूटलेसली की जगह पर फ्रूटलेस कैसे यूज़ कर दिया जिसने भी इसको लिखा हुआ है, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? इसी को बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस होता है पोएट के पास, वो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, है ना, नाउन की जगह एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जगह नाउन, या स्पेलिंग में कुछ चेंजेस, ताकि वो पोएम जैसा लिख सकें। इसको पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है। मतलब पोएट को छूट होती है कुछ गलतियां करने की, ग्रामेटिकली हो या वर्बली हो, या इसी को स्टाइलिस्टिक्स के टर्म में हम फोरग्राउंडिंग कहते हैं। फोरग्राउंडिंग में ये होता है कि पोएट अपने हिसाब से नियम कानून बनाता है अपनी राइटिंग के लिए, जिस मामले में शेक्सपियर बहुत फेमस हैं नए नए प्रयोग करने के मामले में। A large portion of the language of every good person can in no respect differ from that of good prose. कह रहे हैं कि हर गुड पोएम की जो एक बड़ी लैंग्वेज यानी ज़्यादा पोर्शन है लैंग्वेज का, आप देखेंगे कि वो प्रोज से, गुड प्रोज से अलग नहीं है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. देखिए, यहाँ पर बॉम्ब छोड़ दिया उन्होंने, और इसी बात के लिए कॉलरिज काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं वर्ड्सवर्थ को अपने बायोग्राफी लिटरेरिया में भी। मतलब देखिए क्या लिखा है, इसेंशियल डिफरेंस। इनके हिसाब से, इनको ऐसा लगता है वर्ड्सवर्थ को कि जो गुड प्रोज है और जो पोएम है उसका ज़्यादा पोर्शन जो है लैंग्वेज का वो सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता। तो इस हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि प्रोज की लैंग्वेज में और मेट्रिकल कंपोजिशन की लैंग्वेज में कोई ख़ास डिफरेंस होता नहीं है। नो इसेंशियल डिफरेंस। इसेंशियल को बाकायदे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, देखिए कितना अच्छा जो है यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है। पोएट्री पेंटिंग, वी कॉल दम सिस्टर्स। पोएट्री और पेंटिंग सिस्टर कही जाती हैं। भाई दोनों कलाएं हैं, और वैसे भी इनके पहले जो लोग थे प्री रेफेलाइट पोएट्स काफ़ी फेमस हैं, जो पेंटर्स भी थे और पोएट भी थे। उसमें जो है रोसेटी का नाम काफ़ी, गैब्रियल रोसेटी, डीजी रोसेटी, गैब्रियल या गैब्रियल जो भी हैं, डीजी रोसेटी काफ़ी फेमस पोएट हैं प्री रेफेलाइट पोएट्री में, जो कि पेंटर भी थे और पोएट भी थे। पोएट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप, but natural and human tears she can boast of no celestial ichor that distinguishes her vital juices from those of prose. The same human blood circulates through the veins of them both. क्या कह रहे हैं? Poetry sheds no tears such as angels weep. जैसे angels रोते हैं, देवदूत या फरिश्ते, उस तरह के आंसू आपको पोएट्री में नहीं मिलेंगे। But natural and human tears she can boast of. लेकिन पोएट्री में नेचुरल और ह्यूमन टीयर मतलब एकदम टू द ग्राउंड या ऑन द ग्राउंड बात कर रहे हैं कि नेचुरल चीज़ें विजिबल होती हैं पोएट्री में। She can boast of no celestial ichor that distinguishes her vital juices from those of prose. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके लिए पोएट्री बोस्ट कर सकती है, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसके अंदर जूसेस हैं या जो रस हैं। अगर जूसेस को संस्कृत साहित्य या संस्कृत रचना साहित्य या संस्कृत एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र के शब्द का इस्तेमाल करें तो
रस है ना, उसका जो रस है वो प्रोज से ऐसा कुछ अलग नहीं, ऐसी कोई दैवीय शक्ति नहीं है जो उसको अलग करती हो। द सेम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द वेन्स ऑफ देम बोथ। किसकी बात कर रहा है? पोएट्री और प्रोज दोनों के वेन्स से सेम ह्यूमन ब्लड फ्लो करता है। मतलब ये है कि दोनों ह्यूमन पैशन की बात करते हैं। तो प्रोज और पोएट्री में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ये मतलब ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर ऐसे आ सकता है कि लैंग्वेज को लेकर के वर्ड्सवर्थ के क्या व्यू हैं, तो लैंग्वेज में स्पेसिफाई उन्होंने एक तो किया था कि ये मतलब डेली लाइफ की लैंग्वेज, रियल लैंग्वेज, मैन स्पीकिंग टू मैन, और ये बात कही। उसके बाद उन्होंने फर्दर लैंग्वेज में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो यही है कि पोएट्री और प्रोज की लैंग्वेज में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, और उसी को बार बार इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, देखिए आई गई वो बात, selection of the language really spoken by man, that this selection, wherever it is made with the truth and feeling, will of itself form a distinction far greater than would at be first imagined। कह रहे हैं कि अगर ऐसे लैंग्वेज का हम सिलेक्शन करें जो कि लोग बोला करते हैं, जहाँ पर उस लैंग्वेज में स्पेसिफाई कर दिया कंडीशन, जहाँ पर हम ट्रूथ और फीलिंग की बात करते हैं, उस समय जो लैंग्वेज निकल करके आती है कॉमन मैन की, उस लैंग्वेज का अगर हम सिलेक्शन करें तो कह रहा है कि अपने आप वो लैंग्वेज ग्रेटर हो जाएगी। जैसा कि हम सोचते हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगी। मतलब आम आदमी की भाषा कब? जब वो फीलिंग के से सराबोर हो, ट्रुथ से सराबोर हो, उस समय जो उसकी भाषा निकलती है वो भाषा, उसकी बात कर रहे हैं। एंड विल इंटायरली सेपरेट द कंपोजिशन फ्रॉम द वल्गैरिटी एंड मीननेस ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। मतलब ऑर्डिनरी लाइफ में समटाइम्स अश्लीलता, वल्गैरिटी, मीननेस, कमीनापन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उस समय जो भाषा निकलती है उस भाषा से ये भाषा अलग हो जाती है। मतलब आम आदमी की भाषा, आम जन की भाषा लिखनी है पोइट्री में, लेकिन कब की? जब आम इंसान पैशन से सराबोर हो, फीलिंग से सराबोर हो और ट्रूथ, सच्चाई की बात कर रहा हो, उस समय जिस भाषा का वो इस्तेमाल करता है उस भाषा की एडवोकेसी कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ। ठीक है, देखिए यहाँ पर पोइट को बाकायदे डिफाइन किया है वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, व्हाट इज़ अ पोइट? ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, जो मैं पहले बार बार बोलता रहा हूँ। पोइट कौन है? ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, वो आदमी जो कई आदमियों से बात कर रहा है। अ मैन, इट इज़ ट्रू, इंडाउड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी। तो पोइट कैसा मैन है भाई? मैन तो है, लेकिन उसकी खासियत क्या है कि उसमें ज़्यादा सेंसिबिलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी में मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, मोर इंथुसियाज़म एंड टेंडरनेस, उसके अंदर ज़्यादा इंथुसियाज़म, मतलब एक लेमैन से, एक आम आदमी से कैसे वो अलग है, उसके अंदर ज़्यादा इंथुसियाज़म मिलेगा, ज़्यादा उत्साह मिलेगा, ज़्यादा टेंडरनेस मिलेगी। हु हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। और एक बात, ह्यूमन नेचर की एक अपेक्षाकृत ज़्यादा नॉलेज होगी उसको। जैसे शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, शेक्सपियर जब चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं तो एक ही बात निकलती है ज़ुबान से कि वाह शेक्सपियर, कैसे इतनी चीज़ें मालूम थी ह्यूमन नेचर के बारे में, इतने अच्छे से कैसे लिख दिया आपने। तो ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर होना चाहिए पोइट में, ऐसा मानना है वर्ड्सवर्थ का। और क्या कह रहे हैं? एंड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल। कॉम्प्रिहेंसिव सोल करके टर्म यूज़ किया है ड्राइडन ने भी शेक्सपियर के लिए, कि कैसे वो औरों से अलग थे। तो यहाँ पर भी देखिए, मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल देन आर सपोज टू बी कॉमन अमंग मैनकाइंड। मतलब इंसान, कॉमन मैन, उसके अंदर जो
उसकी जो पर्सनालिटी है उससे अलग होती है एक पोइट की पर्सनालिटी। और कैसे अलग होती है वो सारी बातें यहाँ पर कर दिए हैं वर्ड्सवर्थ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ के हिसाब से पोइट कौन होता है, कैसा होता है। Who rejoices more than other men in the spirit of life that is in him? एक आम आदमी लाइफ की स्पिरिट को जैसे एंजॉय करता है उससे ज़्यादा एक पोइट एंजॉय करता है। देखिए पोइट का चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर पोइट की तो नहीं, जैसे मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पोइट का तो नहीं, एक फ़िलासफ़र का, प्लेटो की बात है। प्लेटो के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी हंसते नहीं थे, उनको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। तो कोई एक जोकर आया, उसने चैलेंज लगाया, उसने कहा कि वो प्लेटो को हंसा देगा। लेकिन फिर जब उसने शुरुआत की और बहुत कोशिश की, अपने तमाम तरह के करतब दिखलाए, उसने लगा कि प्लेटो अब मुस्कुरा देंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे सीरियस होकर के। तो जब सारी कोशिशें करके थक गया वो जोकर, अब उसको समझ में नहीं आया क्या करें, लगा रोने। और जब लगा वो रोने तो प्लेटो हंस दिए। अब उसको आया गुस्सा, गजब अजीब आदमी है, जब तक हंसा रहा था नहीं हंसा, अभी हम रोने लगे तो इसको हंसी आ रही है। तो प्लेटो से पूछा कि ये कैसी हरकत है आपकी। उन्होंने कहा कि यही सोच रहे थे कि जो सबको हंसाता है देखो आज रो रहा है, ठीक है। मतलब अलग तरह, एक थोड़ा सा डिफरेंट सोच, चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो अलग प्लेटो को ऑब्वियसली था, इसीलिए प्लेटो को तो आज हम जानते हैं। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं पोइट की जो बात हम करते हैं, तो पोइट भी हमारी आपकी तरह इंसान ही होता है, लेकिन कैसे वो अलग होता है औरों से। और जो आम आदमी है, जो भीड़ है, भीड़ के और आदमियों से कैसे वो अलग होता है, क्योंकि उसकी सोल ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उसके पास सेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है, एंथुसियाज्म, टेंडरनेस ज़्यादा होता है, ह्यूमन नेचर की नॉलेज ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो पोएट का डेफिनेशन रहा वर्ड्सवर्थ के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। However exalted a notion we would wish to cherish of the character of a poet, it is obvious that while he describes and imitates passions, his employment is in some degree mechanical compared with the freedom and power of real and substantial action and suffering. कह रहे हैं कि हम कैसे भी एक एग्जाल्टेड नोशन रखें पोएट के कैरेक्टर को लेकर के, लेकिन जब वो डिस्क्राइब करता है या पैशन को इमिटेट करता है, हिज पावर ऑफ रियल एंड क्या लिखा है, हिज एम्प्लॉयमेंट इज़ इन सम डिग्री मैकेनिकल, उसका जो काम है कुछ हद तक मैकेनिकल भी है, मशीन की तरह है। कंपेयर्ड विद द फ्रीडम एंड पावर ऑफ रियल एंड सब्सटेंशियल एक्शन एंड सफरिंग। अगर एक्शन और सफरिंग के संदर्भ में बात करें, कह रहे हैं विद द फ्रीडम एंड पावर ऑफ रियल एंड सब्सटेंशियल एक्शन एंड सफरिंग, आज़ादी और रियल और सब्सटेंशियल एक्शन और सफरिंग से कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं मतलब जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनसे अगर तुलना की जाए तो पोइट जब पैशन को डिस्क्राइब करता है या इमिटेट करता है तो समवॉट वो मैकेनिकल हो जाता है, मशीन की तरह काम करता है। ये भी एक मतलब एंगल है पोइट को देखने का। देखिए लिखा है ना, हिच फैंसी और इमेजिनेशन कैन सजेस्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप फैंसी और इमेजिनेशन का यूज़ किया वर्ड्सवर्थ। देखिए अब यहाँ पर यही है कि हम मज़ेदार बात यह है कि एक तो हम वर्ड्सवर्थ का व्यू पढ़ रहे हैं लैंग्वेज के बारे में, और यहाँ देखिए
कैसे हम वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज को भी एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पर फैंसी और इमेजिनेशन को और करके ऑब्लिक करके इन्होंने यूज़ किया हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इन दोनों के बीच में कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं वर्ड्सवर्थ के यूज़ के हिसाब से। अदरवाइज़ अगर आप फैंसी और इमेजिनेशन का डिफरेंस देखेंगे कॉलरिज के कॉन्टेक्स्ट में, जो बायोग्राफी लिटरेरी में उन्होंने बाकायदा डिस्क्राइब किया है, डिफरेंशिएट किया है, तो फैंसी को उन्होंने बहुत ही इन्फीरियर चीज़ माना है, इमेजिनेशन को बहुत बेहतर चीज़ माना है, और फिर फर्दर इमेजिनेशन में उन्होंने प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की है। क्या कह रहे हैं? इट इज़ प्रॉपर दैट ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ एज इन द सिचुएशन ऑफ अ ट्रांसलेटर। देखिए, ट्रांसलेट करना कैसे? वही जो पैशन से जो रस निकलता है उसी चीज़ को कैसे अपनी भाषा में व्यक्त कर देना, तो मतलब इमोशन को वर्ड्स में ट्रांसलेट कर देना, ऐसा कुछ एक ट्रांसलेटर का वर्क होता है पोएट का वर्ड्सवर्थ के हिसाब से। ठीक है, देखिए यहाँ पर एरिस्टोटल को भी कोट कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ। Aristotle, I have been told, has said that poetry is the most philosophic of all writing. तो देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं पोएट्री के लेवल को कैसे बहुत ऊपर कर दिया वर्ड्सवर्थ ने एरिस्टोटल को कोट करके कि हर राइटिंग से ज़्यादा फिलोसॉफिकल अगर कोई चीज़ है तो वो है पोएट्री। यानी कहीं न कहीं पोएट्री से हम लाइफ की फिलॉसफी एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं रुकते हैं। मन से पढ़ाई करिए, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 1-2 दिन में फिनिश कर देंगे इसको, टेक्स्ट के डिस्कशन को। ठीक है, धन्यवाद।